ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से आज हम करेंगे चर्चा। बिहार में पार्टी और परिवार को बचाने के लिए लालू यादव एक्टिव हो गए हैं। तेजस्वी को संकट की इस घड़ी से निकालने के लिए लालू यादव का प्लान बी क्या है, आज कवर स्टोरी में इसका विश्लेषण होगा। क्या नई एनडीए सरकार में एक ही डिप्टी सीएम होगा? ये सवाल बीजेपी के सामने रखी गई जेडीयू की एक शर्त से खड़ा हुआ है। इस शर्त ने कैसे स्पीकर के पद पर पेच फंसा दिया है, हम आपको दिखाएंगे। बिहार में चुनाव के बीच मध्य प्रदेश में एक नया चमत्कार हो गया, जहां 40 करोड़ की बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन इंजीनियर्स मीटिंग हॉल बनाना ही भूल गए। गलती से हुई इस भारी मिस्टेक वाली खबर को भी आपको दिखाएंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट भाईजान का भौकाल। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहले बात लालू यादव के आरजेडी बचाओ अभियान की। लालू यादव बीमारी के बावजूद अचानक एक्टिव हो गए हैं। लालू यादव हार के बाद संकट में घिरे तेजस्वी यादव की ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। लालू यादव के सक्रिय होने की खबर सोमवार को हुई आरजेडी की मीटिंग से बाहर आई। चुनाव में हार के बाद आरजेडी के विधायकों और प्रत्याशियों की बैठक हुई। बैठक में तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। तेजस्वी यादव को ही विधानसभा में नेता विपक्ष बनाए जाने पर सहमति बनाई गई। इसके अलावा बैठक से एक और संदेश देने की भी कोशिश की गई। संदेश ये कि पार्टी को एकजुट कैसे रखा जाए, क्योंकि मौजूदा वक्त में लालू और तेजस्वी के सामने कई चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां पार्टी को मिली करारी हार से खड़ी हुई हैं। 2025 में आरजेडी को अपने इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। वैसे बिहार को लेकर लग रहा था कि चुनाव नतीजों के बाद यहां का राजनीतिक रोमांच खत्म हो जाएगा, लेकिन एनडीए की जीत के बाद जिस तरह बिहार में सीएम पर सस्पेंस बना है, जिस तरह तेजस्वी यादव के सामने परिवार और पार्टी को संभाल कर रखने का संकट खड़ा है, उससे देश की दिलचस्पी बिहार को लेकर बनी हुई है। ऐसे में आज हमारी कवर स्टोरी लालू और तेजस्वी यादव की चुनौतियों से जुड़ी है। अब लालू और तेजस्वी के सामने चुनौतियां क्या है, जरा वो भी देखिए। तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को बचाए रखने की है। दूसरी चुनौती पार्टी की हार के बाद जीते हुए विधायकों को साध कर रखने की है। तीसरी चुनौती विधायकों को बचाने के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं में विपक्षी तेवर बनाए रखने की है। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को दोबारा खड़ा करने की है, क्योंकि आरजेडी महज 25 सीटें जीत पाई है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के मनोबल में कमी आ सकती है। अब तेजस्वी यादव को चुनौतियों के चक्रव्यूह से निकालने के लिए लालू यादव ने खुद मोर्चा संभाला है। कैसे, अब उसे भी समझिए। पटना से हमारी सहयोगी निधि श्री झा ने जो जानकारी हमारे साथ शेयर की है, उसके मुताबिक लालू यादव अब परिवार का मसला खुद संभालेंगे। मतलब परिवार में जारी झगड़ा सुलझाने की जिम्मेदारी लालू प्रसाद यादव खुद उठाएंगे। दूसरा ये कि लालू यादव ने पार्टी की बागडोर तेजस्वी यादव को सौंप दी है। एक तरह से कहा जा रहा है कि लालू यादव ने तेजस्वी यादव को अपना सियासी वारिस बना दिया है। एबीपी न्यूज संवाददाता को ये जानकारी पार्टी नेताओं से बात करने के बाद हासिल हुई है, क्योंकि इसको लेकर आरजेडी या लालू की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। लेकिन कल मीटिंग के बाद पार्टी के नेताओं ने बाहर आकर मीडिया में जो बयान दिया, उससे इस बात के संकेत जरूर मिल रहे हैं। सोमवार की मीटिंग में पिता लालू और मां राबड़ी तेजस्वी के साथ एक ही गाड़ी में गए। बहन रोहिणी से विवाद के बीच लालू राबड़ी का तेजस्वी के साथ जाना अलग अलग तरीके से डिकोड किया गया। माना गया कि पारिवारिक क्लेश में लालू यादव तेजस्वी के साथ हैं, क्योंकि रोहिणी कह चुकी हैं कि पिता उनके साथ खड़े हैं। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा को मिली जानकारी के मुताबिक लालू राबड़ी 10 से 15 मिनट ही मीटिंग में रुके। गौर करने वाली बात यह है कि लालू राबड़ी अमूमन ऐसी बैठकों में नहीं जाते हैं, लेकिन पारिवारिक झगड़े के बीच हुई पार्टी की बैठक में उन्होंने मौजूदगी दर्ज कराई। लालू यादव ने न सिर्फ मौजूदगी दर्ज कराई, बल्कि तेजस्वी यादव का पूरा स्टैंड लिया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी बैठक में तेजस्वी यादव काफी भावुक थे। तेजस्वी यादव पार्टी की हार से काफी हतोत्साहित नजर आ रहे थे। तेजस्वी यादव ने विधायक दल के नेता का पद छोड़ने की पेशकश की थी। तेजस्वी यादव की तरफ से विधायक दल के नेता पद में रुचि नहीं दिखाने के बाद लालू यादव ने दखल दिया। मीटिंग में शामिल आरजेडी नेताओं ने जो बताया उसके मुताबिक लालू यादव के साथ साथ
एक सुर में सभी नेताओं ने ये कहा कि तेजस्वी को विधानसभा में पार्टी का नेतृत्व जारी रखना चाहिए। इसके बाद ही तेजस्वी को विधायक दल का नेता चुना गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने एक शब्दों में कहा है कि तेजस्वी यादव जी पार्टी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और तेजस्वी यादव जी ही इस पार्टी का नेतृत्व करेंगे। आरजेडी नेताओं के बयानों को आधार बनाकर माना जा रहा है कि लालू ने तेजस्वी को अपना सियासी वारिस बना दिया है। मतलब तेजस्वी सदन के अंदर और बाहर पार्टी का नेतृत्व करते नजर आएंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि लालू यादव को तेजस्वी की ढाल के तौर पर खड़ा होने की जरूरत क्यों पड़ी। इसकी कुछ वजह सामने आई है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था। तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाकर सरकार बनाने की रणनीति बनाई थी। तेजस्वी यादव ने कई रैलियां और जनसभा कर महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की थी। बावजूद इसके तेजस्वी यादव पार्टी और गठबंधन को जीत नहीं दिला सके। ऐसे में लालू प्रसाद यादव को लगता है कि पार्टी के भीतर उनके राजनीतिक कौशल पर सवाल उठ सकते हैं। पार्टी के भीतर तेजस्वी के विरोध में आवाज उठ सकती है, क्योंकि विरोधियों ने तेजस्वी के खिलाफ ऐसा नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। एक तो पूरी तरह से महागठबंधन समाप्त हो गई। जो कुछ जो है से जीत करके आए हैं उनको अपने क्षेत्र के भविष्य की चिंता है और इसलिए कभी भी और किसी समय सरकार के साथ, सत्ता के साथ जुड़ करके अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे। लालू जी आए तो हैं, लेकिन अब पानी सर से गुजरने की स्थिति में परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आ गई है। तो लालू विरोधियों की जुबान पर तो काबू नहीं कर सकते, लेकिन अपनी पार्टी के भीतर तेजस्वी विरोधी माहौल ना बने, इसके लिए वो खुद एक्टिव हुए हैं। तेजस्वी यादव उतना परिपक्व नहीं है जितना लालू प्रसाद यादव है। राजनीति का जोड़ घटाव, गुणा भागा उतना नहीं समझ पाए हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि समय समय पर सलाह देनी पड़ती है। वो सलाह लेने आते भी हैं। अब यहाँ एक सवाल और है, क्या चुनाव में पार्टी का चेहरा बनने के बावजूद तेजस्वी यादव की पार्टी पर उतनी पकड़ नहीं बन सकी है कि वो उसे साथ जोड़कर रख सके? क्या यही वजह है कि लालू यादव उनके संकट मोचक की भूमिका में आए हैं? अब सवाल वही है कि लालू यादव को अचानक एक्टिव होने की जरूरत क्यों आन पड़ी। इसकी एक वजह तो इन तस्वीरों में छिपी हुई है। ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं, ये 17 नवंबर की हैं। आरजेडी के कुछ समर्थक लालू राबड़ी आवास के बाहर पहुंचे थे। इन्होंने तेजस्वी के करीबी संजय यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संजय यादव मुर्दाबाद, रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे लगाए थे। माना जा रहा है कि संजय यादव एपिसोड की वजह से पार्टी नेताओं के बीच तेजस्वी यादव की छवि को नुकसान पहुंचा है। तेजस्वी यादव पर परिवार तोड़कर संजय यादव को बचाने के आरोप लग रहे हैं। यानी पारिवारिक विवाद की वजह से तेजस्वी पार्टी नेताओं के बीच भी कमजोर पड़ रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी पर तेजस्वी की पकड़ मजबूत बनाने के लिए लालू यादव को मजबूती के साथ उनके पक्ष में आना पड़ा है। तेजस्वी जी कहते हैं कि गुजरात का कोई आदमी बिहार नहीं चला सकता, बिहार ही बिहार को चलाएगा। हरियाणा का संजय यादव हमारे घर पर राज कैसे कर रहा है? छोटा विरासत हम लोग तो पार्टी समर्थकों की बातें सुनकर लगता है कि उन्हें तेजस्वी से ज्यादा लालू यादव पर भरोसा है। इन चुनाव में लालू यादव भले ही उतने सक्रिय नहीं रहे, लेकिन आरजेडी नेताओं के बीच उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। ये लड़ाई है बैकवर्ड फारवर्ड, उठो दलितों, पिछड़ों, गरीब लोगों। अरे मोहन भागवत बोल दिया ना कि आरक्षण को समीक्षा करके दलित लोग का, पिछड़ा का खत्म किया जाए। मोछ में दम है तो कर दो। हालांकि हार के बाद माना यह भी जा रहा है कि चुनाव में जिस तरह से तेजस्वी ने पिता लालू यादव को पार्टी के प्रचार से दूर रखा, पोस्टरों, बैनरों में उतने प्रभावी ढंग से लालू यादव को जगह नहीं दी गई। तेजस्वी यादव ने
जिस तरह खुद को जननायक के तौर पर पेश करने की कोशिश की, इससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हुआ है। अब इस नुकसान का ठीकरा तेजस्वी यादव के सिर फूट सकता है। पिता लालू यादव को इसका अंदाजा है। ऐसे में तेजस्वी के खिलाफ विरोध की आवाज को शांत करने के लिए ही उन्होंने कदम आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि भले ही लालू यादव पॉलिटिकली उतने एक्टिव नहीं रहे हैं, लेकिन पार्टी नेताओं के बीच उनकी पकड़ कमजोर नहीं पड़ी है। एक निरंतरता में हमारी पार्टी चलती आ रही है। लालू प्रसाद जी से लेकर तेजस्वी जी तक कोई डिस्कनेक्ट नहीं है। पूरा वृहत समाजवादी परिवार, जनता परिवार एकजुट था, एकजुट है और एकजुटता और एकता के साथ हम लोग जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तेजस्वी ने तो कब का लालू प्रसाद यादव को सारे अफेयर से वापस निकाल दिया है। अब तो फोटो तक नजर नहीं आती है लालू प्रसाद यादव की। हालांकि रोहिणी आचार्य के आरोपों से तेजस्वी के साथ लालू यादव की छवि भी डैमेज हुई है। इस घटनाक्रम ने बीजेपी को लालू परिवार के खिलाफ आक्रामक होकर हमला करने का हथियार दिया है। उनके परिवार का आंतरिक मामला, इस पर मेरी टिप्पणी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, क्या उनके यहाँ संस्कार है, लोगों के साथ आचार व्यवहार है, यह तो दिख ही रहा है कि पार्टी और परिवार में कोई उलझने होंगी तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे सम्मान होता है, उनकी भूमिका सबसे अहम होती है। उस रूप में लालू प्रसाद यादव जी की भूमिका अहम अवश्य होगी। लालू परिवार और पार्टी पर मंडरा रहे संकट के बीच नीतीश कुमार का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है। इस बयान में नीतीश कुमार ने आरजेडी को खत्म होने का दावा किया था। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा। पहले तेज प्रताप की बगावत, फिर रोहिणी आचार्य के आरोप, इस बीच आरजेडी की हार। चुनौतियां कई हैं और यही कारण है कि लालू यादव ने सक्रियता दिखाई है, क्योंकि संकट की इस घड़ी में गहरे सियासी अनुभव की जरूरत है और लालू यादव इसके माहिर खिलाड़ी रहे हैं। लालू यादव पार्टी और परिवार को बचाने की जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ एनडीए में अब तक सस्पेंस बना हुआ है कि सीएम का पद नीतीश कुमार संभालेंगे या नहीं। सीएम के साथ बीजेपी जेडीयू के बीच विधानसभा स्पीकर के पद को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। सूत्रों से खबर यह है कि स्पीकर के पद पर बीजेपी और जेडीयू दोनों दावा कर रही है। जेडीयू चाहती है कि बीजेपी अगर स्पीकर का पद लेना चाहती है तो फिर बीजेपी से ही एक ही डिप्टी सीएम बने। बिहार में दूसरा डिप्टी सीएम नहीं होगा। अब बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। स्पीकर पद पर खींचतान के बीच नीतीश कुमार ने गांधी मैदान का दौरा किया। यहीं पर 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है। एक तरफ शपथ की तैयारियां हो रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। दूसरी तरफ एनडीए नेताओं का बार बार बोलना पड़ रहा है उनको कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। सवाल यह है कि बार बार सीएम का नाम बताने की नौबत क्यों आन पड़ रही है। पता नहीं ये क्यों भ्रम है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, आगे भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, जनता का सेवक। जो पार्टी फैसला लेती है उसको हम लोग मतलब एज ए सिपाही उनके आदेश का पालन करते हैं। विजय सिन्हा कल भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता है, कल भी कार्यकर्ता रहेगा और विजय सिन्हा कार्यकर्ता में गौरवान्वित रहता है। हमारी दूसरी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां ऐसा लग रहा है जैसे इंजीनियर्स में होड़ लगी है। कौन कैसे जनता के पैसों की बर्बादी करेगा। दो तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर भोपाल में बने नगर निगम के नए ऑफिस की है, जहां 40 करोड़ खर्च कर 8 मंजिला इमारत बना दी गई। लेकिन यहां के अजूबा इंजीनियर्स का कारनामा आप एक बार देखिए। इतनी बड़ी बिल्डिंग में मीटिंग हॉल बनाना ही ये भूल गए। भोपाल में ही इंजीनियर्स ने बौनी मेट्रो बना डाली। भोपाल मेट्रो के केंद्रीय विद्यालय स्टेशन की ऊंचाई तय मानक से कम कर दी गई। मेट्रो स्टेशन और सड़क के बीच इतना कम गैप है कि बड़ी गाड़ियां मेट्रो स्टेशन से रगड़ खाने लगी थी। ये मार्वल आर्ट मोहन राज में ही हो रहा है, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जनता के पैसे बर्बाद करने वाला ये कैसा सिस्टम है। मोहन राज में बार बार इंजीनियर्स जनता के पैसे की बर्बादी क्यों कर रहे हैं।
क्यों नहीं इसकी भरपाई इन इंजीनियर्स से ही होती है? सफेद रंग का ये व्हाइट हाउस भोपाल में बनकर तैयार हुआ है। दूर से देखने पर बिल्डिंग को देखते ही बस यही बात मन में आती है, क्या शानदार बिल्डिंग है, क्या शानदार निर्माण हुआ है, इंजीनियर्स ने कमाल कर दिया। ये बात सही है, वाकई में इस बिल्डिंग के अंदर इंजीनियर्स ने कमाल किया है। अजब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक गजब का कारनामा सामने आया है। दरअसल भोपाल नगर निगम को एक अपना नया ऑफिस मिलने वाला है, जो कि एक शानदार ऑफिस है। यहाँ पर तमाम ऑफिसेस तो बने हैं, लेकिन परिषद की बैठक कहाँ होगी, वो हॉल, वो कमरा ही नदारद है। भोपाल नगर निगम की इस चमचमाती बिल्डिंग में सब कुछ है। सोलर पैनल लग रहे हैं, गार्डनिंग का पूरा इंतजाम है, फोन, इंटरनेट केबल और कुछ फ्लोर पर फर्नीचर का काम चल रहा है। लेकिन इतनी खासियतों के बाद भी नगर निगम का ये व्हाइट हाउस अधूरा है, क्योंकि अजूबा इंजीनियर्स भूल गए हैं कि यहाँ मीटिंग हॉल भी बनना था। मतलब ये कि 5 एकड़ में बिल्डिंग बन गई, कमरे, गैलरी, वॉशरूम सब बन गए, 40 करोड़ रुपए खर्च हो गए, सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया, लेकिन इंजीनियर साहब 8 मंजिला बिल्डिंग में मीटिंग हॉल बनाना भूल गए। धत तेरे की, अब ऐसी गलती हुई है तो हमने भी सोचा इस लापरवाही का सही जवाब नगर निगम कमिश्नर से ही ले लेते हैं। वही बता सकते हैं कि इंजीनियर्स कैसे दिन रात एक करने के बाद भी मीटिंग हॉल बनाना भूल गए। तो हम भी जवाब लेने पहुंच गए। सुनिए क्या कहा संस्कृति जैन ने, जो कि नगर निगम कमिश्नर हैं। नगर निगम बिल्डिंग में जो पूर्व निर्धारित डिज़ाइन के अनुसार ही नगर निगम की बिल्डिंग बनाई गई है, तो उसके संबंध में अभी यही है कि जो डिसाइडेड था पहले उसी के अनुसार कार्य किया गया है। नहीं, लेकिन अब तो वहाँ वो चाहे आपके अध्यक्ष हो कह रहे हैं कि भूल गए मीटिंग हॉल बनाना, पहले ये डिसाइड हुआ कि इसके बारे में मैं कोई टिप नहीं दे पाऊंगी। कहते हैं इसकी डफली उसका सिर, ये तो कहावत है। इसे साधारण भाषा में समझाएं तो कहते हैं काम उनके समय हुआ था, हमारे नहीं, मतलब पल्ला झाड़ना। अब अजूबा इंजीनियर्स ने तो कमाल कर दिया, लेकिन अजूबे कारनामे वाली लिस्ट में एक बात और जुड़ गई है। खबर है कि मीटिंग हॉल बनाने के लिए फिर से दिमाग चला है, फिर से जमीन मांगी गई है। खबर तो ये भी है कि मीटिंग हॉल को बनाने में फिर से 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिस पर विपक्ष सरकार को घेर कर खड़ा हो गया है। आप देखिए कि जब नगर निगम की बिल्डिंग बन रही है तो मैं समझता हूं कि सारे इंजीनियर और बल्लभ भवन में बैठे अधिकारी भांग खाकर इस स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, जिसमें यही भूल गए कि परिषद हॉल होना चाहिए था कि नहीं। सवाल ये भी है कि क्या मध्य प्रदेश में हो रहे निर्माण कार्य के लिए कोई प्लानिंग नहीं हो रही है। 8 मंजिला बिल्डिंग का नक्शा बना होगा, उस वक्त मीटिंग हॉल वाली चूक का पता क्यों नहीं चला। सवाल तो मोहन सरकार के नगर निगम पर भी है। नक्शा पास करना तो उसी की जिम्मेदारी थी, फिर मीटिंग हॉल के गायब होने की बात किसी को पता क्यों नहीं चली। देखिए, भूलने का सवाल नहीं है। जिस तरह के बजट के प्रावधान थे उसके अनुरूप अभी काम हुआ है और भविष्य में हॉल भी बनेगा और उसी जगह पर सभी काम होंगे। सोचिए, जिस मीटिंग हॉल में बैठकर भोपाल नगर निगम के बड़े बड़े अधिकारियों को सारी प्लानिंग करनी थी, उस बिल्डिंग की प्लानिंग में ही इतनी बड़ी चूक हो गई। अब अजूबा इंजीनियर्स भी चुप हैं और सरकार भी। एक आम आदमी जब अपना घर बनाता है तो वो भी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है, लेकिन यहाँ 40 करोड़ की बिल्डिंग में इंजीनियर्स खेल कर गए। आपने बिल्डिंग ब्लॉक गेम के बारे में जरूर सुना होगा, जिसे बच्चे बड़े खुश होकर खेलते हैं, जिसमें छोटे छोटे ब्लॉक को जोड़कर बिल्डिंग या कोई दूसरा डिजाइन तैयार किया जाता है। इस गेम में एक डिजाइन बनने के बाद उसे तोड़कर दूसरा डिजाइन बना सकते हैं। मध्य प्रदेश के इंजीनियर्स भी यही गेम खेल रहे हैं। वो पहले बिल्डिंग को बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं और फिर से तोड़ देते हैं।
अगर ऐसा न होता तो भोपाल में इंजीनियर्स बौना मेट्रो स्टेशन न बनाते, या इंजीनियर्स ने केंद्रीय विद्यालय मेट्रो स्टेशन निर्धारित ऊंचाई से छोटा बना दिया। सड़क और मेट्रो स्टेशन की छत के निचले हिस्से की निर्धारित ऊंचाई 5.5 मीटर से भी कम कर दी गई, जिसकी वजह से सड़क से भारी वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया। ऊंचे वाहन मेट्रो स्टेशन की छत के निचले हिस्से से टकराने लगे। गजब एमपी में एक बार फिर से अजब इंजीनियरिंग का नमूना सामने आया है, जहां पर इस मेट्रो स्टेशन को जो जमीन है, जो सड़क है और मेट्रो स्टेशन की ऊंचाई है उसकी छत की, वो निर्धारित ऊंचाई से कम बना दिया गया है। अब इस काम पर लीपापोती हो रही है और इस सड़क को खोदा जा रहा है और इसको सड़क को खोद करके अब उस ऊंचाई को बराबर करने की कोशिश हो रही है। सरकारी अधिकारियों के थ्रू जो भी प्लानिंग हो रही है उसमें प्लानिंग में हर जगह गड़बड़ी है। ब्रिज बना हुआ है, उसमें भी मेट्रो स्टेशन को रोड नीचे करनी पड़ी। पहले काम का पता ही नहीं रहता, क्या करना है क्या नहीं करना। कहीं समझ में आ गया तो उसको खोद दिया, कहीं समझ में आया तो उसको ऊंचा कर दिया। वहाँ पे रोड खोदी जा रही है, अपनी गलतियाँ छुपा रहे हैं लोग। यहाँ पर गवर्नमेंट अपनी गलती छुपा रही है। भौकाल, ये शब्द यूपी के अवध यानी कानपुर, लखनऊ और फतेहपुर में काफी मशहूर है। भौकाल का मतलब होता है हनक या फिर दबदबा। और आज भौकाल शब्द की चर्चा इसलिए क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि सीमांचल में ओवैसी भाईजान का भौकाल कायम है। सत्ताधारी गठबंधन यानी एनडीए को 202 सीटें मिली हैं, जबकि तेजस्वी का महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। और नतीजों में ओवैसी की जीत चौंकाने वाली है, क्योंकि एनडीए की प्रचंड लहर के बीच एआईएमआईएम 5 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। बिहार की जमीन पर ओवैसी ने कमाल तब कर दिखाया जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में जीते ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों को तेजस्वी ने आरजेडी में शामिल करवा दिया था। बावजूद इसके ओवैसी ने सीमांचल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद कोई भी नहीं कर रहा था। बिहार तो हो गया, अब यूपी में ओवैसी के नाम की चर्चा शुरू हो गई है। ओवैसी को न्योता भी मिलने लगा है और पूछा जा रहा है कि क्या अब यूपी में भी मुसलमान वोटों के सहारे जीत का झंडा फहराएंगे ओवैसी। तुझे देखना है ना, कभी सीमांचल के किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूं, देखते हैं क्या तमाशा होता है। क्या सीमांचल को हम नहीं हो सकते? क्या बराबर आएंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता। वाकई वो ही हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था। बिहार के सीमांचल में ओवैसी को आने से कोई रोक नहीं सका। याद रखो, जब आप और हम मिलकर सीमांचल जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो उसका मतलब यह है कि जिंदों की सरजमीन है, ये मुर्दों की सरजमीन नहीं है। सीमांचल की जनता जिंदाबाद। पूछता है मेरी जमीन कितनी है? अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है? सीमांचल यानी मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाके में खड़े होकर ओवैसी ने जितनी तकरीरें की उन सब पर जनता ने भरोसा किया और ओवैसी की झोली में 5 विधानसभा सीटों की सौगात दे दी। मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूंगा, खास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया। ओवैसी की पार्टी ने 28 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और सीमांचल में 5 सीटें जीतने में एआईएमआईएम कामयाब रही। मजलिस जब से सीमांचल में आई, सबकी नींद हराम हो चुकी है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार बिहार के वो 4 जिले जिसे देश और दुनिया सीमांचल के नाम से जानती है। सीमांचल में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं। ये इलाका मुस्लिम बहुल है और इसे लंबे समय से विपक्षी पार्टियों का गढ़ माना जाता है। लेकिन जो विपक्ष का मजबूत गढ़ था, वहाँ एनडीए ने 14 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गई। तेजस्वी यादव की आरजेडी महज 1 सीट हासिल कर पाई, जबकि एमआईएम
5 के ठाठ के साथ चमक उठी। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा। सीमांचल का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी बार बार अपनी तमाम चुनावी रैलियों में महागठबंधन को इस बात की चेतावनी दे रहे थे कि AIMIM को गठबंधन में शामिल न करके वो पछताएंगे और नतीजों में ऐसा होता दिखा दे। क्योंकि MIM ने सिर्फ 5 सीटों पर जीत हासिल नहीं की है, बल्कि ठाकुरगंज बलरामपुर में काफी कम वोटों के अंतर से ओवैसी की पार्टी हारी है। जानकार बता रहे हैं कि ओवैसी ने सबसे ज्यादा नुकसान महागठबंधन को पहुंचाया है। की जनता जिंदाबाद। देखिए, ओवैसी ने बिहार में पिछली बार भी 5 सीटें जीती थी। ये सीमांचल की सीटें जहां मुस्लिम बाहुल है, वहां पे 80% करीब मुस्लिम हैं जिन सीटों पर, तो वहां इनको जीत मिल जाती है आसानी से। और पिछली बार जो इनके विधायक जीते थे वो टूटकर RJD में चले गए थे, जिससे इनको नाराजगी भी थी। बहरहाल, लेकिन बिहार के चुनाव में एक पर्टिकुलर इलाके में ओवैसी का दबदबा लगातार दिखाई दे रहा पिछले 2 चुनाव से। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल और उसकी अगुवाई वाले गठबंधन को मिलते आ रहे मुसलमानों के वोट बैंक में सेंध लग गई है। प्रधानमंत्री का दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है। एक नीतीश कुमार का 20 साल से मुख्यमंत्री है, राजगीर में अटका हुआ है। एक राजद का लालू परिवार है, सिर्फ एक ही अपने बेटे में अटका हुआ है। बताओ कहां विकास होगा? तो विकल्प क्या है? विकल्प MIM पार्टी है। किसी को नहीं लग रहा था कि ओवैसी सीमांचल में ऐसी कामयाबी हासिल कर पाएंगे, लेकिन ओवैसी रुके नहीं। वो अकेले ही NDA से लेकर महागठबंधन से लोहा लेते रहे। हम ये लाइट बताकर मोदी को बता रहे हैं कि तुम्हारी और JDU की बत्ती गुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी ने दिन रात एक कर दिया, दर्जनों रैलियां की और छोटी छोटी सभाएं की। अपनी इन सभाओं के जरिए ओवैसी ये संदेश देने में कामयाब रहे कि सीमांचल के लिए MIM एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। याद रखिए, बिहार में जंगल राज अभी भी चल रहा है। एक जंगल राज था जब लालू के परिवार के लोग मुख्यमंत्री थे, दूसरा जंगल राज मोदी, नीतीश कुमार और फिर तेजस्वी जी कभी कभी शामिल हो गए, तो जंगल राज चल रहा है। ये वो पहला पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 चल रहा है। सीमांचल की जनता जिंदाबाद। नतीजा पूरा देश देख रहा है। ओवैसी ने सीमांचल फतेह कर लिया है। बिहार में AIMIM जोकीहाट, बहादुरगंज, कोचाधामन, आमौर और 22 विधानसभा में जीत दर्ज की है। और गौर करने वाली बात यह है कि 5 सीट पर ओवैसी के उम्मीदवारों ने अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की है। सीमांचल का शुक्रिया अदा करने के लिए ओवैसी 21 और 22 नवंबर को बिहार पहुंचने वाले हैं। ओवैसी की जीत सुर्खियां बनी हुई है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने बार बार AIMIM को महागठबंधन में शामिल करने की अपील तेजस्वी से की थी। तस्वीरें 11 सितंबर की हैं, जब राजधानी पटना में ढोल नगाड़ों के साथ ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता लालू के घर पहुंचे थे। जो पोस्टर ये अपने साथ ले गए थे उसमें लिखा था, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पर बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल वरना खुल जाएगी माई समीकरण की पोल। इन पोस्टरों के साथ MIM लालू के दरवाजे पर बेतहाशा ढोल पीटती रही, लेकिन लालू यादव के घर के दरवाजे नहीं खुले और नतीजे आए तो वाकई माई समीकरण की पोल खुल गई। बिहार की आबादी में मुसलमानों की संख्या करीब 17 से 18% है और कुल मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा सीमांचल में बसता है। यहाँ मुस्लिम और यादव को RJD का कोर वोटर माना जाता है।
साल 2020 में जब चुनाव हुए थे तब एनडीए ने यहां 12 सीटें जीती थी, जबकि एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया था। राजनीति के जानकार और चुनाव में ओवैसी का प्रदर्शन बताता है कि वो न सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं बल्कि उनका सीधा मुकाबला उन पार्टियों से होता है जिनका वोट बैंक भी मुसलमान है। अब बिहार के बाद यूपी और पश्चिम बंगाल का नंबर है। यूपी में अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुसलमानों की सबसे बड़ी नेता हैं। सवाल यह है कि क्या बिहार के बाद यूपी और बंगाल में भी राजनीतिक गुल खिलाएंगे ओवैसी? और इस सवाल का जोर इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि यूपी और असम से ओवैसी को न्योता भी भेजा जाने लगा है। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जब नतीजा आएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, एक दीवाना आकर ये बात हमसे करके गया था। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पहले ही कह चुके थे कि महागठबंधन बीजेपी को रोक नहीं पाएगा। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जब नतीजा आएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, एक दीवाना आकर ये बात हमसे करके गया था। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा गया, 2027 में अखिलेश यादव के सामने ओवैसी बड़ी समस्या बनकर उभरेंगे। ये लाइटिन वाले आपके पुराने साथी हैं। ये पुराने साथी हैं जो आपको हक और सम्मान दिलाएंगे। अब यूपी में अखिलेश यादव के लिए ओवैसी समस्या बनेंगे या फिर नहीं, ये तो आगे की बात है। लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार में मुसलमान वोटों के लिए और यूपी तक संदेश देने के लिए अखिलेश यादव महागठबंधन के प्रचार में जुटे थे। बिहार में महागठबंधन की हवा चल रही है कि नहीं चल रही है? याद रखना, जब सरकार बदलेगी तब बिहार बदलेगा। और इस बार नौजवान साथी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अखिलेश यादव खुद बिहार में चुनाव नहीं लड़ रहे थे, बावजूद इसके उन्होंने महागठबंधन के लिए 22 सीटों पर प्रचार किया था। कि इस बार न्यू बिहार बनने जा रहा है। न्यू बिहार मतलब नौकरी की बहार तेजस्वी देने जा रहे हैं आप सबको। अखिलेश यादव ने खुद भी प्रचार किया और इकरा हसन को भी भेजा। ये गठबंधन इसीलिए आपके लिए बना है कि सब आप और हमारे जैसी सोच रखने वाले, तरक्की की, भाईचारे की सोच रखने वाले लोग एकजुट होकर इस नापाक सरकार को बदलने का काम करें। ये कोशिश इसलिए थी ताकि यूपी के मुसलमानों को बता सके कि वो कितने फक्रमंद हैं और मुसलमानों के असली रहनुमा हैं। बावजूद इसके खेल हो गया और इसीलिए यूपी में समाजवादी पार्टी डरी हुई है और पार्टी के नेता बिहार से सबक लेते हुए यूपी में ओवैसी के साथ गठबंधन करने की मांग कर रहे हैं। पिछली बार भी उनकी 5 सीटें और इस बार भी उनकी 5 सीटें आई। आरजेडी को या गठबंधन को, ये मेरी पर्सनल राय है कि उन्हें ले लेना चाहिए। उनकी वजह से कितनी सीटें गठबंधन की हारी हैं वो भी मालूम होना चाहिए। ओवैसी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों को हिलाने में कितने सक्षम हैं, ये समझने के लिए हमने अमरोहा से लेकर मेरठ तक मुस्लिम बहुल इलाकों में लोगों से बात की और पूछा कि क्या वो ओवैसी को एक विकल्प के तौर पर देखते हैं। यूपी की अगर हम बात करते हैं तो ओवैसी साहब अगर यहाँ पे गठबंधन करके किसी पार्टी चुनाव लड़ते हैं तो वो बहुत अच्छा एक जो है फील्ड में अच्छा जाएंगे। बिल्कुल ओवैसी को सपोर्ट करेंगे, ओवैसी को ही वोट देंगे इंशाल्लाह 2027 के इलेक्शन में। जिस तरह बिहार में प्रदर्शन हुआ है उसी तरह उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब को मुसलमान दिल से चाहता है और हर बिरादरी का। मेरा मानना तो यह आने वाले टाइम में जो है सबको जो है चिकत कर देंगे अपना ओवैसी जी और बढ़िया यहाँ से सीटें निकलेंगी। ये तो बड़ा प्रदेश है। मुस्लिम बिल्कुल एक तरफ ही है इस टाइम, पूरा समर्थन जो है ओवैसी को ही दे रखा है हमने। जनता का जवाब आपने सुन लिया। अब जरा यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं। यूपी में करीब 20% आबादी मुसलमानों की है। 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो राज्य की
46% मुस्लिम आबादी ने समाजवादी पार्टी को वोट किया था, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को 19% और बीजेपी को 6% वोट मिले थे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 79% मुस्लिम वोट अखिलेश यादव को मिले, जबकि बीएसपी को 6 और कांग्रेस को सिर्फ 3% मुस्लिम वोट मिले थे। बीएसपी और कांग्रेस से ज्यादा मुस्लिम वोट करीब 8% बीजेपी के हिस्से आए थे, जबकि दोनों चुनाव में ओवैसी 1% वोट भी हासिल नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि इस बार ओवैसी बीएसपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो गणित बदल सकता है। जब मुख्यमंत्री थे बहन जी और जो अखिलेश मुख्यमंत्री थे, तो उसको आपको सामने रखकर देखना पड़ेगा। और जब सबसे पहली बात आपके सामने आती है मुजफ्फरनगर का राइट, और आज भी लोग डिस्प्लेस है वहाँ पर, तो ये हमेशा अखिलेश यादव की सरकार में यह काम हुआ था। रहा सवाल बहन जी का अगर आप देखेंगे, वो ज़मीन से आई है, ये अपने बाप की विरासत इनको तश्तरी में मिली है, तो एक सेल्फ मेड पॉलिटिशियन है मायावती। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, महज 10 दिन पहले ही असदुद्दीन ओवैसी मायावती के कार्यकाल में कानून व्यवस्था को अखिलेश की तुलना में बहुत बेहतर बता रहे थे। दरअसल बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बीच मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी खाता खोलने में कामयाब रही। बिहार के कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर बीएसपी के इकलौते विधायक सतीश उर्फ पिंटू यादव ने सिर्फ 30 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। खास बात यह है कि इस सीट पर ओवैसी ने बहन जी के उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया था। चर्चा तेज है कि क्या यूपी में भी मायावती और ओवैसी साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे उनको कुछ बढ़त मिले, लेकिन इसके बावजूद जनरल इलेक्शन में AIMIM का अभी तक खाता नहीं खुला है और ना इतने वोट मिले हैं कि पार्टी को बहुत गंभीरता से लिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब ये कैंपेन करते हैं तो यहाँ की राजनीतिक समीकरण को जरूर डिस्टर्ब करते हैं और एक खास तरीके का मैसेज देते हैं, जिसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पे जरूर होता है। अपोजिशन इनको बीजेपी की बी टीम कह के संबोधित करता है, जबकि ये खुद को मुस्लिम मुद्दों तक ही सीमित रखते हैं। 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव बीएसपी के वजूद के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 2022 विधानसभा और 2024 लोकसभा में बहन जी की पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। खास बात यह है कि बीएसपी और AIMIM 2020 के बिहार चुनाव में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि यूपी में दोनों का साथ कितना फायदेमंद होगा। ओवैसी पिछले कई सालों से यूपी में जोर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें वोट में तब्दील नहीं हो सकी हैं। 2017 में ओवैसी ने 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़े थे। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। तस्वीरें बता रही हैं कि 2022 के चुनाव से पहले भी ओवैसी की रैलियों में बेशुमार भीड़ उमड़ रही थी। असदुद्दीन ओवैसी की नजर अब समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटों पर है। यूपी के सियासी समीकरण को देखते हुए ओवैसी इन वोटों को साधना चाहते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो बसपा के दलित वोट भी वो अपने खेमे में लाना चाहते हैं और बीएसपी का सहारा लेना चाहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरी ओर चंद्रशेखर के आजाद समाज पार्टी से उनके गठबंधन की भी चर्चाएं जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में अगर बीएसपी और ओवैसी हाथ मिलाते हैं तो दलित और मुसलमान का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यानी जय मीम और जय भीम का जो नारा दिया जाता है वो एक ही मन से एक साथ सुनाई देगा। और वैसे भी ओवैसी ने जिस तरह से बिहार में कमबैक किया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में उनका भाव जरूर बढ़ जाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।